क्लास मतलब आज का जो क्लास हम बताने जा रहे हैं आज थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा हार्ड भी होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाए अच्छी बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। कहता है फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट और डायमेंशंस, उसमें पढ़ रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड डिटेल्स। स्टैंडर्ड डिटेल मतलब कुछ डायमेंशंस ऐसे भी होंगे जिनको हमें याद रखना जरूरी है, इसलिए अभी हम लोग शुरुआती में ही पढ़ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, अगर इनके डायमेंशंस को पढ़ा हम लोग शुरू में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार करते हैं। तो उनमें पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस, जो कि इनको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसका हम आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका पीडीएफ जो भी हम लोग का सॉल्यूशन है टेस्ट पेपर। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? द सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए करंट कैरिंग coil that resists or causes the changing of a current flowing through it. That is, this occurs mainly due to the self-induced EMF produced in the coil of itself. It means इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। मतलब किसी भी कॉइल में, मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में मान लीजिए करंट पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है? करंट। और उस करंट का वैल्यू क्या है? मान लीजिए आई है। तो उस आई में कितना फ्लक्स जनरेट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। यानी हम लोग इसमें बोलेंगे इन अ करंट कैरिंग कॉइल हाउ मच फ्लक्स विच प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स इक्वल्स टू एल इनटू आई। तो ये जो हम लोग एल जो कहते हैं, इसमें इंड्यूस्ड जो फ्लक्स इंड्यूस होता है उसको हम लिखते हैं एल इनटू आई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज अकर्स मेनली ड्यू टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसिंग इन द कॉइल इटसेल्फ। मतलब ये जो ईएमएफ जो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होती है क्योंकि इसमें करंट है, तो जहां करंट है वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो प्रोड्यूस होता है इस केस में, तो उसमें हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड कहते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड The EMF produced in the coil itself, और जो EMF इंड्यूस होता है वो खुद कॉइल में ही प्रोड्यूस होता है, कॉइल के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाता है। In simple terms, we can also say that the self-inductance is a phenomena where there is a induction of a voltage of a current carrying wire. या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का फेनोमिना है जिसमें हम लोग कहते हैं ये इज द फेनोमिना वेयर देयर इज अ इंडक्शन ऑफ वोल्टेज इन अ करंट कैरिंग कॉइल। मतलब हमें अगर वोल्टेज देखना होगा किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में, तो हम लोग उसके लिए क्या देखते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं। उसके लिए क्या देखते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं इसको हम और डेफिनेशन में क्या और डेफिनेशन बोल सकते हैं? द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेजेंट इन द कॉइल विल बी रेसिस्ट द राइज ऑफ द करंट व्हेन द करंट इंक्रीजिंग, एंड इट विल आल्सो रेसिस्ट द फॉल ऑफ करंट इफ द करंट डिक्रीजेस। यानी कि बोल रहा है, यहाँ जो हम लोग बोल रहे हैं फ्लक्स, ये क्या है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब बोलेंगे फ्लक्स जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स जैसे जैसे बढ़ेगा इसके साथ साथ करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर करंट की वैल्यू कम हो रही है तो फ्लक्स जो इसमें इंड्यूस होता है उसकी रेशियो भी डिक्रीज होगी। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एल, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो L है वो कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको, और इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। इन द एब्सेंस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। लेकिन यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के इनवर्सली होता है, वोल्टेज के इनवर्सली होता है। ये घटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा। ईएमएफ जो है वो वोल्टेज के इनवर्सली है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। हमसे पूछा गया था इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे। क्या लिखेंगे? फ्लक्स इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो यहां से आ गया एल इक्वल्स टू एफ अपॉन आई। अब हम लोग लिख सकते हैं किसको? फ्लक्स को लिख सकते हैं बी इंटू एरिया के, क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें फ्लक्स को लिख सकते हैं बी इंटू एरिया के बराबर, और आई को आई, और
क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ से जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, अगर इसको हम बोलेंगे ये फ्लक्स जो है, अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या कहते हैं, किसी भी अगर क्लोज लूप में अगर कोई पूछे कितना फ्लक्स होगा, तो हम लोग बोलते हैं उस फील्ड, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मान लीजिए अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे है, तो बोलेंगे इसका एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसके फ्लक्स की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ बोलेंगे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, बी इनटू एरिया के। अब बी क्या है यहाँ पे, बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी लॉन्ग वायर के लिए या किसी भी स्ट्रेट वायर में अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड हो, बी अगर यूनिफॉर्म हो, उस केस में बी यूनिफॉर्म हो, फोर्स की वैल्यू होती है बी इंटू वी इंटू क्यू, बी वी क्यू के बराबर। इसी के फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू एफ अपॉन का वी क्यू, पुट करेंगे यहाँ पे एफ अपॉन का वी इंटू क्यू इंटू एरिया अपॉन आई। अब एफ क्या है, ये है फोर्स ड्यू टू इंड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ड्यू टू इंड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एफ अपॉन का क्यू वी, तो पुट करेंगे एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय क्यू इंटू वी, वी हो गया एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस वन बिकॉज वेलोसिटी एंड क्यू इज द चार्ज, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक है, तो वहां से क्यू की वैल्यू हो गई ए इंटू टी, यानी करेक्ट क्यू इक्वल्स टू आई टी यानी करंट ड्यू टाइम, जो करंट लिखते हैं हम लोग एम्पियर में, तो लिख देंगे यहाँ पे। इस चीज को हम यहाँ से जाते ऊपर में सारा समझ में आएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू हो गया हमारा 5 अपॉन आई, और 5 को लिख दिया हमने B इंटू एरिया के और अपॉन आई, और B को लिखा हमने, क्या लिखेंगे, we know that फोर्स इक्वल्स टू B Q इंटू V, और हम यहाँ लिख सकते हैं B इक्वल्स टू F अपॉन का QV। ये कौन सा फोर्स है, the force is applied on a charge q when the presence of magnetic field, the force which applied on a charge q presence if the, हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का लॉ ना, वो यही लगता है, तो लिख सकते हैं यहाँ से b इक्वल्स टू f अपॉन का क्यू वी इनटू का एरिया को पुट कर देंगे i मतलब i, फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू, a हो गया करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, तो एम्पियर, ये एरिया है, सॉरी ये है एरिया, तो एरिया डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, तो पुट करेंगे एल स्क्वायर अपॉन क्यू यानी चार्ज, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू आई टी, आई इंटू टी, सो लिखेंगे आई इंटू टी, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, और ये आई जो है एम्पियर, तो आई यहाँ भी है आई यहाँ भी है, दोनों को साथ ले लेंगे, तो क्या लिख हो जाएगा ये एल स्क्वायर से एम एल क्यू टी माइनस टू अपॉन ए, तो क्या बन गया ए स्क्वायर टी इंटू माइनस टी, तो ये टी से ये टी कट गया, आंसर बच गया एल, तो आंसर आ गया एम एल टू टी माइनस टू इंटू ए के पावर में माइनस टू। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस। अब ये चीज हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो लोग 30 की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने 12th पास किया है उनके लिए ये क्लास समझ में आएगी। जो लोग 11th में भी गए हैं या फिर 12th में भी गए हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है अभी समझना। जो लोग 12th पास कर गए हैं 11th समझ चुके हैं उनके लिए चीज जरूरी है। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये चीज, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग चल रहे थे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में सेकंड पॉइंट, तो पहले लेते हैं इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहलाता है, सेकंड पॉइंट कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
नेक्स्ट है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, हम लोग चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड डायमेंशंस को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी क्या कहता है, ये डेफिनेशन समझ लेते हैं इनको पहले। The coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the quantity of a heat that conducts per unit time through a unit cube of a material when it faces at a temperature difference of 1 degree Celsius। यानी कि मान लीजिए एक रड है जिसका लेंथ मान लीजिए एक L है और दोनों के रड के दो एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस का अलग अलग वैल्यू है। मान लीजिए θ1 यहाँ है, इस पॉइंट पे θ2 है। तो अगर बोलता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया L है, ये रड है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, टेम्परेचर का डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, उस केस में हम लोग बोलेंगे व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन। देयरफॉर द डेफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे the ratio of a heat difference from the in terminal from A to B। क्या कहा, the defined as the quantity of heat conducts per unit time। कितना हीट कंडक्ट करता है कितने टाइम में, उसको कहते हैं of a material and its phases are kept at a temperature difference। और इनके साथ साथ इनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है उनको हम लोग फिक्स करके रखते हैं as phases are kept at a temperature difference of 1 degree। दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो कि 1 डिग्री का होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो हीट पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू Q अपॉन T दैट इज इक्वल्स टू ml। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहे हैं, दैट इज नोन एज द हीट डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट टर्मिनल टू इन लास्ट टर्मिनल, दैट इज रेट ऑफ पर यूनिट टाइम इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी। ये डेफिनेशन हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, K इंटू एरिया इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन लेंथ L। यानी इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में इतने लेंथ होने के पर और इतना टेम्परेचर डिफरेंस होने पे फॉर्मूला बन गया Q अपॉन T इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L। तो हमसे कोई पूछेगा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो इन अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम लिख सकते हैं इसको Q अपॉन T इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2। तो KA इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन L। हमसे पूछा है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब है इसकी बात कर रहा है वो, हमें K फाइंड आउट करना है, इसका क्या डायमेंशन होगा। तो Q है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट पर यूनिट टाइम, और हीट को हम लोग कुछ लोग एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं, पावर। फिलहाल के लिए हम उसको पावर नहीं लिखते हैं, उसको डायमेंशन पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q बाई T इक्वल्स टू, क्योंकि ये हीट है तो हीट क्या एनर्जी होती है, तो लिखते हैं mL2T माइनस 2 अपॉन टाइम है तो T। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने क्या लिखा है LHS पार्ट। फिर ऐसे ही हम इसके RHS पार्ट में जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, दोनों की इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आ गया mL2T माइनस 3 इक्वेशन 1। सिमिलरली RHS पार्ट इसको देखते हैं, ये क्या लिखा है K इंटू A θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ये K क्या है, कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, वो निकालना है हमें। और A मतलब एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका L स्क्वायर। ये L स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, डायमेंशनली ये लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर होगा। और थीटा में अगर डिफरेंस है और थीटा आप जानते हैं कि इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसके लिए लिखेंगे सिंपली थीटा अपॉन लेंथ है तो लेंथ, ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा KL इंटू थीटा। ये हमारा आया LHS पार्ट, ये RHS और LHS दोनों की इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 देखिए, कॉपी कर लीजिएगा इसको। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, क्या कहता है, दिस इक्वेशन
ml2t minus 3 equals to kl theta. So kl theta हमें k चाहिए, so k equals to ml2t minus 3 divided by l into theta. l से l कट गया, क्या बचा ml1 t के पावर माइनस 3 और थीटा के पावर माइनस 1। ये हम थीटा को थीटा थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पे टेम्परेचर है, कोई एंगल नहीं है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, हम इसका आपको नोट्स पीडीएफ को हम स्कैन करके आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो उसी में नेक्स्ट पॉइंट कहलाता है पावर के लिए। ओके, व्हाट इज पावर? हम लोग सब लोग जानते हैं पावर के बारे में बचपन से, फिर भी एक बार पढ़ लेते डेफिनेशन क्या कहता है। द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क इज डन अपॉन एन ऑब्जेक्ट एंड और इन अदर वे द पावर इज अ टाइम बेस्ड क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू हाउ फास्ट द वर्क इज डन। यानी इसको कहते हैं द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, मतलब आपने कितने कम टाइम में कितना वर्क किया उसको पावर कहते हैं। तो लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम हो गया तो टाइम का टी। फोर्स का डायमेंशन होता है हमारे पास mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है l, तो l पुट कर दिए और ये आ गया आपका टीम। तो टाइम ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mlt-2l-t-1। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो होगा ml²t-3। एनी डाउट? यही फॉर्मूला हो गया हमारे पास पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल ई से। कहता है an elastic modulus is a quantity that measure an object or a substance to resist to being deformed elastically when a stress is applied to it। यानी कि किसी भी मॉडुलस इलास्टिसिटी उसको कहते हैं जब हम किसी सब्सटेंस पे कोई रेसिस्ट डाले, रेसिस्ट मतलब जोर लगाए। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास सब्सटेंस है जिसपे हम जोर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ऐसे जोर लगाए या ऐसे जोर लगाए, इस पे हम जोर लगाने को बोलते हैं रेसिस्टेंस। टू बीइंग डिफॉर्म, डिफॉर्म मतलब या तो इसको ऐसे तोड़ देना या इसको ऐसे खोल देना या टूट जाना यहाँ किसी भी पार्ट से। इस डिफॉर्म इलास्टिकली, इलास्टिकली का मतलब या तो तीर दें, तोड़ दें, इलास्टिकली हो जाए, इसकी लंबाई में चेंज आ जाए, इसके लेंथ में थोड़ा सा बदलाव आके इसको तोड़ दें, तो उसको बोलते हैं इलास्टिकली डिफॉर्म होना। व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट, जब इस पे हम बाहर से बल लगाएंगे उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यानी ये कब आती है बात, जब किसी इलास्टिक बॉडी पे हम लोग बाहर से कोई वर्क करते हैं तो उस पे एक डिफॉर्म आता है, उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसको डेफिनेशन के तौर पे और लिख सकते हैं द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये सब चीजों को हम आगे भी पढ़ेंगे, जब 11th में हम टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेशली यही टॉपिक पढ़ेंगे खास तौर पे तब। तो फिलहाल लिखते हैं क्या है फॉर्मूला, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट फॉर्म में MOE लिख रहा हूँ, सिंबल E लिखते हैं, इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्यों लिखा समझा दिया, रेसिस्टेंस की वजह से। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया क्यों होता है उसको आगे पढ़ेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया mlt-2 और एरिया का फॉर्मूला हो गया L2, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कट गया 1। अब ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन गया mlt-2 L-2। आंसर आ जाएगा ये ml-1t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ये सब चीजें। और डेफिनेशन जितना चीज के बारे में नहीं पता है हम आपको बता देंगे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं।